अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। आज हम जो रिसर्च मेथड समझने लगे हैं वो है सर्वे रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड्स में सर्वे रिसर्च मेथड की बहुत इंपॉर्टेंस है और साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में स्पेशली और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में सर्वेज को ऑलमोस्ट ये रिप्लेसेबल मेथडोलॉजी होती है, क्योंकि केस स्टडी एक सिंगल इवेंट पे बेस होती है, जबकि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स भी दरअसल एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक सब ब्रांच कहलाते हैं। तो जो सर्वेस हैं कि हमें लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन देते हैं, यानी एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हम बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा लोगों को असेस कर लेते हैं। यूजुअली एटीट्यूड्स में प्रेफरेंसेस, लाइक्स, लोगों के रुझानात, उनकी तरजीहात, इन चीज़ों को जब हमने अंडरस्टैंड करना है तो सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। इनकी इब्तदा सर फ्रैंकिस कार्ल्टन से हुई, जो कि बेसिकली एक साइकोमेट्रिशियंस थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इंटेलिजेंस थेरीज पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो उन्होंने साइकोलॉजी और स्टैट्स को ब्लेंड इन किया ताकि हम एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी मेन डेफिनेशन के ऊपर। सर्वे रिसर्च स्टडीज लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन by selecting and studying samples chosen from the population to discover the relative incidence, distribution and interrelations of sociological and psychological variables। अब इसमें क्या जिक्र है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक पूरी पकी हुई बिरयानी की देग होती है और सैंपल की हैसियत ऐसी है कि जैसे हम उसमें से एक चम्मच चखते हैं और हमें पता चल जाता है कि पूरी जो बिरयानी की देग है उसमें नमक कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो एक चम्मच में टेस्ट आ रहा है वही पूरी देग का होगा। तो जो पूरी देग है वो पॉपुलेशन है और जो एक चम्मच है वो सैंपल है। हम क्या करते हैं कि जिस तरह सर्वेज लार्ज स्केल मेजरमेंट लेते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हमने इसको हम अज्यूम करते हैं, तो हम सेलेक्टिवली चूज़ करते हैं सैंपल को और जो सैंपल का आंसर आता है हम उसको जनरलाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। ये किस काम आती है? इंसिडेंस कि कोई वाक़ये के अंदर किसी चीज़ की परसेंटेज कितनी है, जैसे परसेंटेज ऑफ क्रोनाइंस इन अ रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशन काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या चीज़ किसको पैदा कर रही है। सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स, जिस तरह से कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशियोलॉजिकल वेरिएबल है, डोमेस्टिक अब्यूज़ एक सोशियोलॉजिकल वेरिएबल है, और साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है जो इंडिविजुअल वेरिएबल होता है, जो एक पर्सन की डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होती है, जैसा कि सेल्फ इस्टीम। अच्छा, डिज़ाइन के ऊपर हम आते हैं। रिसर्च मेथड्स के दो डिज़ाइंस हैं। क्रॉस सेक्शनल, व्हेन वी टेक सिंगल मेजरमेंट, जब हम सिंगल शॉट लेते हैं, जिस तरह हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है एकेडमिक परफॉर्मेंस और सेल्फ इस्टीम अमंग कॉलेज स्टूडेंट, तो हम अपना क्वेश्चनर लेकर कॉलेजेस में जाते हैं और अपना क्वेश्चनर फिल कराकर वापस ले आते हैं। वन टाइम ही हम गए हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल कहलाएगा। जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें we observe the phenomena or take the research investigations for more than one time। एक से ज़्यादा दफ़ा हम जाते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग टर्म प्लान है। हम एक से ज़्यादा टाइमलाइन हमने बनाई है और हमने एक फिनोमिना को लंबे अरसे तक चेक करने की कोशिश की है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेज हैं। यूजुअली जो बड़े बड़े रिसर्च थिंक टैंक्स हैं वो ऐसी रिसर्चेज कंडक्ट करते रहते हैं कि जिसमें हर कोहर्ट स्टडीज़ हैं, इस तरह से उनके आगे अपने डिफरेंट नेम्स हैं, जहाँ पर 5 या 10 साल बाद दोबारा से इंफॉर्मेशन ली जाती है। जिस तरह से कि जो जितने बड़े बड़े जो इदारे हैं उनमें भी इस किस्म की स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, और इस किस्म की सारी चीज़ों में उनमें हम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन यूज़ करते हैं कि हम एक ही तरह के वेरिएबल्स को ओवर द टाइम डिफरेंट ओकेजन्स पर हम उनको दोबारा से रीचेक करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल, व्हेन वी take the observation for only one time। longitudinal, when we take the data for more than one time, for 2 or more than 2 times। ये हमारे पास क्या बनता है? रिसर्च मेथड्स की डेफिनेशन, ये जितना अंडरलाइन हुआ हुआ है ये सारा हमने करना है, ये इसकी मेन डेफिनेशंस बनेगी। उसके बाद ये इसकी एक मेन डेफिनेशन है और फिर हम डिज़ाइन लिखेंगे जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन को करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सर्वे रिसर्च मेथड में फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए ज़रूरी है वो है इसके स्टेप्स लिखने। मुख्तलिफ बुक्स में ना आपको मुख्तलिफ स्टेप्स नज़र आएंगे, कई 9 स्टेप्स बनाते हैं, 5 बनाते हैं, 7 बनाते हैं। तो ये जो फरंदा शहनाज की बुक है इसके मुताबिक इसके 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैं इसी में से ही आपको बताती हूँ। साथ हम एक एग्जाम्पल शेयर कर लेते हैं ताकि जो जो हम स्टेप्स बनाते जाएँ हम एक सर्वे कंडक्ट करते चले जाएंगे। तो हम चेक कर रहे हैं सेल्फ इस्टीम, जो कि एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ उसका रिलेशनशिप। तो अब हम सारा सर्वे इस चीज़ के इन दोनों वेरिएबल्स का ज़रा जस्टिफाई करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है वो कहलाता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है।
बेसिकली जो रिसर्चर की इंटरेस्ट है या जो गैप इन रिसर्च है, वहाँ से हमें फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम आती है। मसलन आपकी बेसिक इंटरेस्ट क्या है, या अगर कोई इदारे अगर काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमी के पे काम कर रहे हैं, वो एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस पे काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं कि मसलन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल होगी, कौन सी गेम्स सक्सेसफुल होंगी, डैम्स के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है, लोग पोलियो मुहिम को किस तरह से देख रहे हैं, लोग वुमेन एजुकेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस तरह जो मुख्तलिफ सोशियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह आ रही होती हैं, तो उसके बारे में जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं कि लोगों की ओपिनियन और राय मालूम की जाए। तो दरअसल ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, या अगर आप थीसिस वगैरह करना चाह रहे हैं तो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट, आपको कहाँ से डाटा अच्छा मिल रहा है, आपको खुद किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो दरअसल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है, जो कि यूटिलिटी ऑफ रिसर्च, आपकी पर्सनल इंटरेस्ट या गैप्स इन रिसर्च से आपके सामने आता है। यूजुअली जो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन फॉर्म में होता है, मसलन व्हाई इट हैपेंड, व्हाट इज़ दिस, व्हाई, हाउ, इन विच वे, ये सारे होते हैं। यूजुअली हम इस तरह से करते हैं। मसलन मैंने ये आपको बताया कि मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं, जिनको हम यहाँ पर साथ साथ इसको हम शामिल भी करेंगे। मैं 1 मिनट इसमें से चूज़ कर लूँ। सेल्फ इस्टीम है मसलन, ये मेरा x वेरिएबल है अगर, और एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरा y वेरिएबल है मसलन, जो इफेक्ट है। तो सेल्फ इस्टीम काज है और एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी के ऊपर असर पड़ रहा है। ये 2 मैंने वेरिएबल्स चूज़ किए हैं। मसलन फॉर्मुलेशन क्या प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ इस्टीम विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम है जो कि सवाल की फॉर्म में आएगा। इसमें क्या बताना है हमने कि जो पर्पस ऑफ रिसर्च है ना वो क्या है। पर्पस ऑफ सर्वे इंडिकेट्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, व्हाट रिसर्चर विल डू आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, क्यों करना चाह रहा है। ठीक है, ये रिसर्च क्वेश्चन कहलाता है। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये रिसर्च क्वेश्चन है हमारा जो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये याद रखनी है। जैसे मैंने भी बताया कि ये व्हाट, हाउ एंड, यूजुअली हम वैसे साइकोलॉजी में व्हाट और हाउ तक ही रहते हैं, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। वाई, हाउ जो सवाल है हमारा, ये सवाल की फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क भी पुट कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन के बाद जो टेंटेटिव आंसर आता है ना, ये याद रखना है। ये रिसर्च के अंदर गैप के नतीजे में सवाल सामने आया कि ये सवाल पूछा नहीं गया पहले, तो इसका जो जवाब हमारे जहन में आता है, अब जवाब वो नहीं है जो मेरे दिमाग में बस खुद ब खुद से आ गया है, बल्कि ये जवाब हमारे पास हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। टेंटेटिव सोल्यूशन जो एक हाइपोथेटिकल, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हाइपोथेटिकल, जो हमने भी अखज़ किया है। और अखज़ कहाँ से किया है, जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया है। बेसिकली जब हम एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं ना और रिसर्च क्वेश्चन बना लेते हैं, तो हम उस रिसर्च क्वेश्चन को लेकर हम पुरानी प्रीवियस रिसर्चेस के पास जाते हैं जो पहले काम हो चुका है। कि अब मसलन मेरे जो आएंगे ना की वर्ड्स, वो ये हैं, सेल्फ इस्टीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस। जी मैं गूगल पे या किसी लाइब्रेरी में जाती हूँ, वहाँ पर मैं इनसे रिलेटेड रिसर्चेस चेक करती हूँ, स्पेशली जिनमें इन दोनों वेरिएबल्स को एड्रेस किया गया हो। तो मैं देखती हूँ कि पुरानी रिसर्चेस या रिसर्चर्स जिन्होंने ऑलरेडी इस पर काम किया हुआ है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो वहाँ से मुझे आंसर्स मिलेंगे। मसलन वो कहते हैं, एक आंसर आया मेरे पास, हायर दी सेल्फ इस्टीम हायर विल बी दी एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि वो लोग जिनकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो ये मेरे पास एक आंसर आया जो पिछली रिसर्चेज में से मेरे पास आया है। तो इसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एज अ प्रपोज्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम when researcher collects information about his topic or target problem। ये देखा, collects information, ये collect information का क्या मतलब है, आपने ना पुरानी रिसर्चेस पे जाना है, चाहे आप लैब्स में जाएं, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में जाएं, बल्कि आप गूगल में आ जाता है, जो पुराने स्कॉलर दी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वहाँ से आप लेंगे। तो आपको जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आपको उससे रिलेटेड आंसर मिलेंगी, प्रीवियस रिसर्चेज आएंगी। तो वहाँ से आप हाइपोथेसिस अखज़ करेंगे। बल्कि जो हम सर्वे कंडक्ट करते हैं ना, उसमें पहले इसके इन दोनों के बीच में ना, ज़ाहिर तो ये इकट्ठा आ रहा है, लेकिन इसके बीच में ना बहुत लंबा एक गैप आता है। तकरीबन जो अच्छे रिसर्चर्स हैं ना, वो 4-4, 6-6 माह तो सिर्फ लिटरेचर रिव्यू करते रहते हैं ना, ताकि वो अच्छा ज्ञान और अच्छा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ से हम अपनी टारगेट प्रॉब्लम का आंसर निकालते हैं। जब हमने आंसर निकाल लिया ना, तो उसमें हमें काफ़ी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन वी विल ड्रॉ ऑपरेशनल डेफिनेशन हाइपोथेसिस में। अच्छा, याद क्या रखना है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम में रिसर्च क्वेश्चन, जिसमें हम पर्पस को एक्सप्लेन करेंगे, हाइपोथेसिस की मेन डेफिनेशन और ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब लफ्ज़ है ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि ऑपरेट क्या है, कि जिसको हमने कोई, जिसमें एक्टिविटी या एक्शन शो हो रहा है,
डेफिनेशन, कोई चीज़ एक्टिंग डेफिनेशन क्या है? एक्टिंग डेफिनेशन का क्या मतलब है कि साइकोलॉजी के जो वेरिएबल्स हैं या बहुत सारे वेरिएबल्स यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मसलन पर्सनैलिटी, एंगर, हॉस्टैलिटी, ये सारे वर्ड्स हुआ करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये नज़र नहीं आते हैं, ये किताब, कुर्सी, टेबल नहीं है, और ना ही ये कोई फिज़िक्स की तरह से कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप कर सकते हो, सामने नज़र आ सकता हो। ना ही आप फोटोसेंसिस मेजर कर रहे हैं कि आप पत्ते के ऊपर वो लगाएंगे, टेप लगाएंगे तो वो नीचे से उसका कलर चेंज होगा, तो विजिबल नहीं है। तो इसको विजिबल बनाने के लिए, इसको ऑपरेटेबल बनाने के लिए, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कंक्रीट नाउन में चेंज करने के लिए हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस का सहारा लेते हैं। मसलन कैसे लेते हैं कि मैंने ली सेल्फ स्टीम मेजर करने के लिए रोजनबेल्ट सेल्फ स्टीम क्वेश्चनर मैंने ले लिया, ठीक है, एक अथेंटिक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर है सेल्फ स्टीम का, वो मैंने लिया। उसके मुताबिक वो लोग जो हाई अचीवर्स होंगे उनकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, और एक मतलब जो कट ऑफ पॉइंट है उससे नीचे जिनका आ रहा है उनके सेल्फ स्टीम लो होगी। तो इस तरह से हमने कट ऑफ पॉइंट्स डिजिटली न्यूमेरिकली हमने ड्रॉ कर दिए। अब जिनका उनसे ऊपर जैसे BD आई है डिप्रेशन का, तो उसमें जिनका स्केल के ऊपर रेंज आ रही है 18, वो नो डिप्रेशन वाले हैं, और जिनकी इस तरह से माइल्ड और मॉडरेट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो हमने उनको डिफाइन कर लिया कट ऑफ पॉइंट की तवसत से। तो इसका मतलब है कि हमने ऑपरेशनली डिफाइन कर लिया। मसलन ऑपरेशनल डेफिनेशन, आई हैव यूज्ड रोजनबेल्ट सेल्फ स्टीम क्वेश्चनर। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? हाई सेल्फ स्टीम will be defined as those who will get 12 or greater than 12 on Rosenbelt scale। तो अब पता चल गया कि हाई सेल्फ स्टीम वाले कौन से हैं और लो वाले कौन से हैं, ठीक है। इसी तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर्ड अमंग स्टूडेंट हु हैव टेकन A+ ग्रेड इन देयर प्रीवियस एग्जाम। अब समझ आ गई कि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस किसको कह रहे हैं, कि वो लोग जिन्होंने पिछले एग्जाम में A+ लिया है या 80% ग्रेड लिया है। तो अब ये जब हमने उसको क्वान्टिटेटिवली बता दिया ना, तो हमने ऑपरेशनली डिफाइन कर लिया, हमने ऑपरेटेबल बना लिया है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसको अदरवाइज चेक करना सेल्फ स्टीम को। सेल्फ स्टीम क्या है आपसे पूछेंगे, आप कोई बात बताएंगे, मैं कोई बताऊंगी, तो वो रिसर्च हमारी एक तरह से साइंटिफिक नहीं रहेगी, रेप्लिकेबल नहीं रहेगी। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन याद करेंगे, फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। मसलन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ज़रा इसमें से भी रीड कर देती हूँ कि बुक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन्होंने नहीं लिखा हुआ इसको, मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेशनल डेफिनेशन consists of in some hypothesis can be the problem statements। आफ्टर डिफाइनिंग द टॉपिक एंड हाइपोथेसिस इट बिकम्स क्लियर वेयर टू टेक द सैंपल। अब हमें ये भी पता चल जाएगा हमने कहाँ से सैंपल लेना है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन इज द ऑपरेटिंग definition or the definition that we have considered for our, that we have defined for our research objective। ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें हमने हाइपोथेसिस को डिफाइन किया, रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन किया, ऑपरेशनल डेफिनेशन को डिफाइन किया, 3 चीज़ों को हमने डिफाइन किया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, पॉपुलेशन और सैंपल। अब थोड़ी सी समझ आई कि हमने कहा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ स्टीम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर ही हमें अपना एक्स वेरिएबल भी मिला है, हमें अपना वाई वेरिएबल भी मिला है, और हमें अपनी पॉपुलेशन भी डिफाइन होगी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो पता चल रहा है ना कि हमारी देह कौन सी है, हमने किन के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है, हमने रिसर्च कंडक्ट करनी है कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या आएगी, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स हमारे जो कि हमारी रिसर्च का हिस्सा है, टू whom द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मेरे पास, जैसे कि सेल्फ स्टीम का क्वेश्चनर विल बी एडमिनिस्टर्ड और क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। किन से सवाल पूछने हैं भाई, जाकर जिनसे हमने जाकर क्वेश्चनर फिल कराना है ना अपना सर्वे के लिए। दीज पीपल आर टिपिकली कॉल्ड अ सैंपल, वैसे तो हम उनको सैंपल कहते हैं। कहाँ से लेते हैं, विच ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स ड्रॉन फ्रॉम सम लार्जर ग्रुप। तो जो बड़ा ग्रुप है वो पॉपुलेशन है, और जो स्मॉलर ग्रुप है वो पॉपुलेशन कहलाता है उसका। दिस लार्जर ग्रुप इज नोन एज पॉपुलेशन दैट इंक्लूड्स ऑल द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास जिनके ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। मसलन मैं साथ साथ बताती जाती हूँ, मसलन हमने अपने एरिया में कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर सेल्फ स्टीम हमने करनी है, उनकी चेक करनी है। हम अपने नियर जो कॉलेज है वहाँ पर हम जाते हैं, नियर बाय कॉलेज में अपने एरिया के, वहाँ पर जो एनलिस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास उन सब की हम ना क्लरिकल ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर हम वो लिस्ट निकाल लेते हैं जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है। ये सारी का सारा वो जो बड़ा रजिस्टर है ना जिस पे तमाम स्टूडेंट्स का डाटा है, ये हमारी पॉपुलेशन है। उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। फ्रेम क्यों, क्योंकि ये फ्रेम है जिसके अंदर सबके नाम है।
जिसके अंदर सबकी लिस्ट मौजूद है, तमाम स्टूडेंट्स जो कॉलेज में इनरोल्ड हैं उन सबकी लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है। तो तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारी लिस्ट में शामिल है। मसलन हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनके ऊपर हम अपना सर्वे कनेक्ट कर रहे हैं, तो तमाम एनरोल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जो उस टाइम पर हैं, उस साल के अंदर दाखिल हैं, वो हमारी पॉपुलेशन है। When any sample accurately reflects the characteristics of a certain population, it is called a representative sample. अच्छा, ये याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव और अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है। मसलन हमने बिरयानी पकाई, हमने उसको दम लगाया, अभी हमने उसको हिलाया नहीं है, यानी गोश्त और चावल हमने मिक्स नहीं किए हैं। अब कई एरियाज़ में तो रंग ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, किसी पे थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लगा हुआ है, कई बोटियों पे, कईयों पे कम लगा हुआ है। तो अब ये है कि जो चम्मच हमने एकदम से जो निकाल के लगा लिया तो वो तो फीका था, अब दूसरे कोने में सालन ज़्यादा लगा हुआ है और वहाँ पर नमक मिर्च तेज़ है। इसका मतलब है कि जो बिरयानी है वो अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई है, और जो चम्मच हमने ली है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारी पूरी बिरयानी की देह की, तो ये अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहलाएगा। लेकिन अगर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ना उसको, और अब गोश्त और चावल आपस में इतनी अच्छी तरह यकजान हो गए हैं कि उनका मसाले एक जैसे हो गए हैं, अब हमने चम्मच का बाइट लिया है ना, तो अब उसमें नमक बिल्कुल वही आ रहा है कि जो पूरे देग में एक जितना आ रहा है, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, तो अब वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। इसी तरह एक अच्छा, अब यह समझ आ रही है, अच्छा सैंपल कौन सा होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, जो सही बता रहा है, इसका मतलब मिक्सिंग सही हुई है, तो वो सैंपल अच्छा सैंपल कंसिडर होता है, विच इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ ड्रॉन। तो इसका मतलब है जो सैम्पलिंग का काम है ये बड़ा केयरफुल काम है। ऐसा ना हो कि बस हम ऊपर ऊपर से सुपरफिशली डाटा कलेक्ट कर लें और जो पॉपुलेशन में जो नमक है वो नहीं है और हम और नमक डाल दें, देखें सारी हमारी देख खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी जो रिसर्च है वो ख़राब हो जाती है। हमने जितना मर्जी अच्छा हमने अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का काम हम जानते हैं, हमने जितनी अच्छे तरीके से अपनी लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, हमने हाइपोथेसिस अच्छा निकाला हुआ है, लेकिन हमने सैंपल ही ढंग से चूज़ नहीं किया, हमने सैंपल ही गलत ले लिया और हमने नहीं उस पर तवज्जो की, तो हमारा जो सारा काम है रिसर्च का वो उससे ख़राब हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सैम्पलिंग जो है उसको भी बड़ा सोफिस्टिकेटेडली हमने देखना है कि किस तरह से हमने करनी है। सैम्पलिंग की टाइप्स हैं, एक कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैंपल, एक कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी के वर्ड स्टैट से आए हैं ना, ये पूरी एक पता है उसमें चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी को उर्दू में हम कहते हैं चांस होना, चांस का एरर क्या है, और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या वो चांस की गुंजाइश नहीं है, जैसे वो तुक्का लग गया ना, लक बाय चांस, अब लक बाय चांस नहीं होगा तो वो प्रोबेबिलिटी है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपको तुक्का नहीं लग सकता। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, when each member of the population has an equal chance of being selected। ये लाइन याद रखनी है, पता नहीं इसमें लिखी हुई है या नहीं, मिली तो मैं आपको अंडरलाइन करा देती हूँ। इक्वल चांस का क्या है कि हमने पूरा सैम्पलिंग फ्रेम लिया, मसलन हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए हैं, हमने वहाँ पर पूरा वो रजिस्टर निकलवाया है और हमने वो सारी लिस्ट कंसिडर की है, जो भी हम आगे करने लगे हैं हमने उस पूरी लिस्ट को नज़र में रखा है। हमने ऐसे नहीं किया कि हम कॉलेज में गए हैं, जो स्टूडेंट बाहर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने क्लास बंक की हुई है, लेट आए हैं, क्लास में नहीं जा रहे, बस हमें दरवाजे पे मिले, हमने कहा जल्दी जल्दी भाई ये क्वेश्चनर फिल कर दो, तो उसने करके हमें दे दिया। तो ये हमने बस ऐसे ही गैलप का सर्वे किया, बल्कि हमने झक मारी है और हम आगे हमने कुछ भी नहीं किया, रिसर्च नहीं की है। जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है कि हम जाएंगे, हम उसका वो सैम्पलिंग फ्रेम निकलवाएंगे और फिर हम सोफिस्टिकेटेड सैम्पलिंग टेक्निक्स पे जाकर सैंपल ड्रॉ करेंगे, तब वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। तब ईच हमने हर जो यूनिवर्सिटी अपना स्टूडेंट है वहाँ पर उसको इक्वली चांस दिया कि वो हमारी रिसर्च का हिस्सा बन सकता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, when each member of the population does not have an equal chance of being selected in the research, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी है। पहले मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, वन बाय वन। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी व्हेन ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, इट इज़ सेड टू बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, मैं है ना हाईलाइट कर देती हूँ इसको ताकि थोड़ा सा ये हमें याद रह जाए। अच्छा, ये इसकी हो गई मेन, हाँ हमारे पास एक तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन इसकी, ठीक है ये वाली। इसकी आगे से सब टाइप्स हैं, इसकी सब टाइप्स हैं टोटल 4। यहाँ पर पहले जो क्लस्टर बना हुआ है ना उसमें एक नहीं लिखी हुई है सिंपल वाली ना। सिंपल क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, हम बिल्कुल जेन में ना वही रखते हैं जो हमने एग्जाम्पल अपनी ली हुई है, उधर से ही हम चलेंगे। हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए, हमने सैम्पलिंग फ्रेम लिया यानी रजिस्टर लिया और हमने ना एक कुरानदाजी निकाल ली। साहब अब ढेर सारे बच्चे हैं तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा किया जाता है ना कि लकी ड्रॉ के से कोई इनामात निकाल लिए जाते हैं
जो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम है ना, उसके अकॉर्डिंग जो सैम्पलिंग साइज़ है ना, सैम्पल साइज़, उसका भी एक तरीका है चूज़ करने का ना। वो भी अक्सर हमें n बाय होता है कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह का एक फार्मूला होता है। लेकिन अभी इस क्लास में हमें आपको ज़रूरत नहीं है फार्मूलाज याद करने की। लेकिन ऐसा नहीं होता हमने खुद ही डिसाइड कर लिया जी हम 100 बच्चे सिर्फ चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि जितना बड़ा हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है उतने उसी के मुताबिक ही सैम्पलिंग साइज़ हुआ करता है। लेकिन सम हाउ हम अभी इसको समझ रहे हैं। जो यूजुअली हम कुरानंदाजी लगाते हैं ना, जो लकी ड्रॉ करते हैं, वो सिंपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही कहलाता है। क्यों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है? क्योंकि जितने भी लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होते हैं ना, वो उसका हिस्सा होते हैं, सबका नाम डाला गया होता है, तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे हम। जो अगला हमारे पास आता है वो कहलाता है क्लस्टर सैम्पलिंग का। अगर मैं यहाँ से पढ़ती जाऊँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा और समझने में भी हमें आसानी रहेगी। इसमें मैं पेंसिल ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। क्लस्टर सैंपल क्या है, बल्कि इसकी बजाय मैं यहाँ से चलती हूँ। ठीक है जी, पहला सिंपल रैंडम इसमें नहीं गिवन था, वो मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रेटिफाइड पे आते हैं अब ज़रा। सिंपल रैंडम में प्रॉब्लम ये होती है कि जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो ना, लार्ज स्केल पॉपुलेशन हो, तो सैंपल चूज़ करना हमारे लिए प्रॉब्लम होता है और वो सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं होता। जो सबसे अच्छी और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है ना, वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहलाती है। स्ट्रेटा का मतलब वो क्या होता है? ग्रुप। यहाँ से बल्कि मैं पहले रीड कर देती हूँ ताकि हमें ये याद रह जाए। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। The group are called strata. Simple random samples from each of the strata are then selected and combined into single sample. This is called stratified random sampling. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। याद आपने बस यही करना है जो सेकंड पैराग्राफ है। एक्सप्लेनेशन इसकी आपको समझ आ जाएगी तो इजी हो जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन में मसलन हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गए हैं जैसे मैंने बताया, अब उसमें हमें नज़र क्या आया है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी तो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं तादाद में। इसी तरह जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और मेल स्टूडेंट्स कम हैं। कुछ ग्रुप्स में ना ICS में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो इस तरह में नज़र आ रहा है कि जो जिनकी तादाद ज़्यादा है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा और जो बाकी तबकात हैं ना उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उनकी एक तरह से तादाद है या पॉपुलेशन है उसी के मुताबिक उनको कोटा सा अलाट कर देते हैं ना। तो फार्मूला यही है उसका भी, n बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब क्या होगा कि मसलन हमने 100 का सैंपल लेना है। अब उसमें जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिनकी तादाद ही ज़्यादा है, तो ऐसा हम अपनी 100 में से हमने उनको 20 ही दिए हैं। 20 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ले लिए हैं, 20 हमने ले लिए हैं 20%। 20% इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, 20% मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, 20% ICS के स्टूडेंट्स हैं, 20% हमारे पास बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, 20% आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। इस तरह हमने हर एक मुख्तलिफ जो कैटेगरीज है ना उसको हमने कोटा सा एक लॉट कर लिया है। n बाय उसको हमने एक निकाल लिया, परसेंटेज निकाल ली ऑलरेडी कि उनकी कितनी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमने रिप्रेजेंटेशन निकाल ली है। इस चीज़ को जो हमने उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स खड़े कर दिए हैं ना, ये स्ट्रेटा कहलाते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होती है। प्रॉब्लम क्या है स्ट्रेटिफिकेशन की कि ये आसान नहीं है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर टू द पॉइंट जाकर डाटा कलेक्ट करना, और स्पेशली अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, आप कोई थीसिस पे काम कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्शन एक अच्छा खासा हेडेक बन जाता है हमारे लिए सम टाइम। अच्छा, उस स्ट्रेटिफिकेशन के बाद हम दोबारा सिंपल रैंडम पे जाते हैं और उस तरह से हम वही लकी ड्रॉ कह लें या n बाय nth स्टूडेंट पे हम चले जाते हैं। जिस तरह हमने 100 का सैंपल लेना है और हमारे पास उसी के मुताबिक है, तो हम हर 5वां स्टूडेंट हम पिक कर रहे हैं, तो हमने स्ट्रेटिफिकेशन कर ली है। ठीक है, स्ट्रेटा में दरअसल हम ग्रुप्स बना लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक में हम कोई भी सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे। मसलन हमने 100 लोगों का सैंपल हमने लेना है, उसमें से हम कह लेते हैं कि हम ना हर 10वां स्टूडेंट हम पिक कर लेंगे। इस तरह हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रेम है, जो रजिस्टर है जहाँ पर एडमिशन लिस्ट है स्टूडेंट्स की बनी हुई, उनमें से हम हर 10वें स्टूडेंट को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी सैंपल के अंदर। तो हमने एक सिस्टम ड्रॉ कर लिया, एक टेक्निक ड्रॉ कर ली है। इसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, द यूनिट्स आर सिलेक्टेड बाय द इक्वल स्पेस्ड इंटरवल। ये देखा इक्वल स्पेस्ड इंटरवल कि हमने ना हर एक ना nth स्टूडेंट हमने कंसिडर कर लिया है, उसको हम अपने सैम्पलिंग फ्रेम में शामिल करेंगे। जो दूसरी टेक्निक लास्ट वन है वो है लफ्ज़ क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब उर्दू में होता है गुच्छा, कि हम एक पूरा यूनिट बीच में से चूज़ कर लेते हैं।
अप टू दी रिसर्च क्वेश्चन डिटरमिन करता है कि हमने क्या करना है। क्लस्टर क्या होगा कि मसलन हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो यही सेल्फ एस्टीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस का, और बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो हम कोई एक क्लास ले लेते हैं। मसलन हमने ICS की 1B हमने कलेक्ट कर ली है, तो सिर्फ हमने एक चूज़ गुच्छा कलेक्ट कर लिया, हम वहाँ पर गए और हमने उनसे डाटा कलेक्शन कर ली और उसके बाद हम आ गए। क्लस्टर सैम्पलिंग यूजुअली की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्चेज में और की जाती है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में, जिस तरह की ये हमने भी हाइपोथेसिस बनाया, उसमें क्लस्टर सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं करेंगे हम। कहाँ होती है? मसलन हमने कल्चर्स और रिचुअल्स को देखना है कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ अ विलेज वेडिंग। तो अब हमने ज़िला गुजरात के गांव लिए, उस ज़िला गुजरात में से हमने तहसील एक सिलेक्ट कर ली, उस तहसील में से अगेन हमने कोई एक रीजन सिलेक्ट किया, उसमें से हमने एक गांव सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरह उस गांव में जो इवेंट हो रहा है वो हमने पिक कर लिया। तो इस तरह हम एक ब्रॉड स्केल से एक स्मॉल स्केल की तरफ, एक छोटे क्लस्टर की तरफ जाते हैं, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाता है। मैं यहाँ से अब रीड कर देती हूँ। In this process of sampling units are to be found in groups of individual groups की फॉर्म में। These groups are known as clusters. Each cluster is treated as a single unit in the selection process. A sample of cluster is selected at random. ठीक है, एक पूरा क्लस्टर ही हम उठा लेते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में ये ज़्यादा पॉसिबल है। The clusters relate to geographical regions. देन दी सैम्पलिंग इज़ नोन एज एरिया सैम्पलिंग। तो हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं यूजुअली। अगर सम हाउ मैं अभी एक इसी एग्जांपल पे दोबारा आती हूँ जो हमने ली है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैसे होगी? हमने तमाम स्टूडेंट्स जिनकी जो एडमिशन लिस्ट में शामिल हैं उन सब की पर्चियाँ डाल ली और कोई सी 100 पर्चियाँ उठा ली। स्ट्रेटिफिकेशन में हमने उनके सब्जेक्ट और मज़ामीन के हिसाब से ग्रुप्स बना लिए, उनकी जो जितनी स्ट्रेंथ है हर एक क्लास में उसके मुताबिक हमने परसेंटेज ड्रॉ कर ली कि उनको कितनी नुमाइंदगी दी जानी चाहिए और उसी के मुताबिक हमने चूज़ कर लिया। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएगी, स्टेटा सैम्पलिंग कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्या था हमारे पास इसमें टेक्निक्स में, हाँ सिस्टमेटिक। हमने हर nth स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, हर 10वां स्टूडेंट हमने शामिल किया और क्लस्टर में हम कोई एक सब सेक्शन हम चूज़ कर लेंगे, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाएगा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हमें सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल हो, जैसा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमें सैम्पलिंग फ्रेम मिल जाता है, कई जगहों पे हमें सैम्पलिंग फ्रेम मिल जाता है, लेकिन सम टाइम हमारा रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होता है कि सैम्पलिंग फ्रेम मिलना पॉसिबल नहीं होता। मसलन इमिग्रेंट्स है तो उनका डाटा ही अवेलेबल नहीं होता। हम अगर किसी ड्रग एब्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें डाटा नहीं मिलेगा, हम डोमेस्टिक एब्यूज़ पे काम कर रहे हैं तो हमें डाटा नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है, यानी कोई लिस्ट नहीं बनी हुई, किसी ने कोई इसके ऊपर प्रॉपरली एक चेक लिस्ट या कोई एक वो ड्रॉ ही नहीं किया हुआ कि नंबर ऑफ़ केसेस जहाँ पर एनलिस्ट हुए हों। तो यूजुअली हम जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तब ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर एक जो एक केस है या पर्सन है, मेंबर हो सकता है हमारी रिसर्च सेटिंग का, उनको इक्वल चांस मिल रहा है बीइंग सिलेक्टेड का। तो नॉन प्रोबेबिलिटी व्हेन ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द रिसर्च, तो नॉन प्रोबेबिलिटी है। इसमें इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, सारी की सारी हमारी ये जो रखशंदा शहनाज की बुक है उसमें गिवन नहीं है, इसमें वो सिर्फ चंद एक दी गई हैं, वैसे ये इसके अलावा भी आपको मिलेंगी। कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ज़्यादातर हम जो सबसे ज़्यादा हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में यूज़ होता है वो पर्पसिव सैम्पलिंग है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम लोग रिलाय ही पर्पसिव सैम्पलिंग पे करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पर्पसिव सैम्पलिंग को एक कह लेना एक डेफिनेशन है या ऑपरेशनल डेफिनेशन है, वो बहुत ब्रॉड है कि जब हमने मसलन करना है सेल्फ एस्टीम की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो तब हमारा जो सैम्पलिंग फ्रेम है ना वो हम कहेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो पर्पसिव सैम्पलिंग तब हमारे पास होगा कि हमने कॉलेज के एक सर्टन किस्म की करैक्टरिस्टिक के स्टूडेंट्स के ऊपर करना है। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर हम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके ऊपर आराम से कर सकते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है? मसलन हमने प्रेग्नेंट औरतों के साथ काम करना है, तो अब हमारे क्राइटेरिया में तमाम प्रेग्नेंट और लेडीज़ जो उस एरिया की हैं वो कंसिडर होंगी। हमने इमिग्रेंट्स के ऊपर काम करना है, तो अब जाहिर है जो इमिग्रेंट्स हैं वही केस हो सकते हैं ना, दूसरे लोग नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक लाइन डिफाइन हो जाती है। अगर हम डिप्रेशन या एंजाइटी के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डायग्नोज्ड एंजाइटी पेशेंट है, हमारे रिसर्च का हिस्सा है। तो हमने पर्पस जो है, जो हमारा एक रीज़न है, एम है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी डेफिनेशन कर ली है। यूजुअली जो उनकी डायग्नोसिस है वो हमारी मेन बेस हुआ करती है, तो हम उस पर पर्पसिव सैम्पलिंग पे आ जाते हैं। इसमें क्या है,
द इन्वेस्टिगेटर मे गिव इंक्लिनेशंस इन सेलेक्टिंग अ सैम्पल। इसमें काफ़ी आपके पास रीज़न होती है कि हमारा पर्पज़ क्या है, उसके मुताबिक हम कोई सी भी डेफिनेशन बना लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसमें कोटा सैम्पलिंग की। कोटा सैम्पलिंग भी तब पॉसिबल है कि अगर हमने हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो हम कोटा अलॉट कर लेते हैं। जैसे कोटा आम तौर पर भी हम अलॉट करते हैं, मसलन हमने 100 का सैंपल लेना है, 50 मेल ले लेंगे, 50 फीमेल ले लेंगे। उसमें से 25 जो हैं उनकी एज रेंज 18 to 25 है और बाकी ओल्डर देन 25 हैं। तो इस तरह हमने ना एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या एथनिक बैकग्राउंड के हिसाब से हमने कोटा अलॉट कर लिया और अपनी रिसर्च में मुख्तलिफ लोगों को पार्टिसिपेशन दे दी है। रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सैम्पल टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा एक रिसर्च जो सैम्पलिंग टेक्निक जहाँ पर नहीं लिखी हुई और हम काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं वो कहलाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ पर हमें एक जो एक तरह से कह लेना पॉपुलेशन का मिलना ही नामुमकिन है। मसलन ड्रगीज़ हैं जो ड्रग यूज़ करते हैं, उनको ढूंढना मुश्किल है, या कोई ऐसे काम जो अंडर कवर एजेंट्स हैं उनको ढूंढना मुश्किल है। तो हम एक केस ढूंढते हैं और उससे हम अगले का डाटा लेकर जाते हैं कि अपनी तरह का कोई और बंदा भी दो, मैंने और डाटा कलेक्ट करना है। तो इस तरह स्नोबॉल यानी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे की तरफ हम जाते हैं, तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाता है। ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी की एग्जाम्पल है। साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग यूज़ होती है। ये दोनों ही हम यूज़ करते हैं, बाकी तकरीबन हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब क्या हुआ, हमने जी अपना कर लिया है, रिसर्च क्वेश्चन बना लिया है हमने कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ एस्टीम विद एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस भी बना लिया है, हायर द सेल्फ एस्टीम हायर विल बी द एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर हमने पॉपुलेशन भी चूज़ कर ली है, कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि एनरोल्ड इन ईयर 21 to 22, वो हमने ले लिए एक साल के अंदर। हमने सैम्पलिंग टेक्निक भी यूज़ कर ली, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम करेंगे। ठीक है जी। जाकर अब आते हैं हम टूल्स की तरफ। टूल हमने क्वेश्चनर कौन सा सिलेक्ट करना है। यूजुअली हमें अपनी जो प्रीवियस रिसर्चेज है ना हमारे पास, जो हमने की है, अपना जो हमने क्या की है, जो पुरानी रिसर्चेस हमने की हैं, लिटरेचर रिव्यू की है। लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चल जाएगा कि कौन से पहले रिसर्च क्वेश्चनर यूज़ हुए हैं। तो अक्सर हमें चाहिए कि हम अच्छे नए सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चनर्स यूज़ करें। टूल होता है इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर। ठीक है। तो जो क्वेश्चनर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूल्स कहलाएंगे। क्वेश्चनर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ पर अब लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनर। उसकी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्लोज्ड एंडेड भी होते हैं और ओपन एंडेड भी होते हैं। ठीक है। दो तरह के होंगे, क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड, ये दो, ये अपनी करेक्टरिस्टिक्स जरूर इसकी लिखनी है। क्वेश्चनर जो क्लोज्ड एंडेड है उसमें जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी गिवन होंगे। मसलन लिकर्ट स्केल है जैसे कि जिसमें मसलन इस तरह का आइटम होगा, आई फील कॉन्फिडेंट वाइल परफॉर्मिंग इन माई क्लास। ठीक है। उसमें लिखा हुआ होगा वेरी ऑफन, ऑफन, न्यूट्रल, रेयरली, वेरी रेयरली, इस तरह 5 पॉइंट गिवन होंगे और कोई एक इंसर्कल करना होगा। तो ये कहलाता है क्लोज्ड एंडेड। और ओपन एंडेड के लाइन छोड़ी हुई है, उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। यूजुअली जो डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव रिसर्चेस होती हैं उनमें हम ओपन एंडेड यूज़ करते हैं, और क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव रिसर्चेस में हम ओपन एंडेड क्वेश्चनर ही यूज़ करते हैं। सर्वेज जो हैं वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हम जो रिसर्च यहाँ पर बना रहे हैं अभी, सर्वे जो रोजनबेल्ट सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनर है वो भी एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर है। आगे इसकी एग्जांपल्स गिवन है, आप एक नज़र इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जी। उसके बाद हम आते हैं ज़रा ऑर्डर और वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चनर। जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है कॉमन सेंस के लिए, स्पेशली जो पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनके लिए वो बहुत ही ईजी हो, जिनको वो अंडरस्टैंड कर पाते हो। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, शुरू में बहुत जनरल क्वेश्चन पूछने, मसलन एज, नेम, बहुत ही जनरल किस्म की चीज़ें, और स्पेसिफिक या सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चनर है उसके एंड पर गिवन होनी चाहिए, ताकि उतनी देर में एक रेपो डेवलप हो जाए। अगर शुरू में ही आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें अगले को एकदम लगता हो कि ये पता नहीं मेरे बारे में क्या जानना चाहता है, तो वो गार्डेड हो जाएंगे, सस्पिशियस होंगे, आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, और हो सकता है कि विड्रॉ कर जाएं आपसे, आपको कंसेंट ही ना दें रिसर्च में हिस्सा लेने की। तो इस तरह से रेपो बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो एक तरह से ऑर्डर ऑफ क्वेश्चनर है, क्वेश्चंस हैं, आइटम्स हैं, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज़ हों। उसके अलावा जो एक क्वेश्चनर की क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए।
जितने अच्छे क्वेश्चनियर्स हैं ना, जैसे BDI हाईली वैलिड एक क्वेश्चनियर है डिप्रेशन मेजर करने का, ओनली 21 आइटम्स हैं, सिर्फ 21 आइटम्स का 3 मिनट में एडमिनिस्टर होने वाला क्वेश्चनियर है, जो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ डिप्रेशन मेजर करता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और वाइडली अवेलेबल है। आप उसकी लैंग्वेज देखें, आप उसकी एक तरह से वो देखें कि किस तरह से जो आइटम्स के अंदर जो उनके अंदर अल्फाज यूज़ हुए हैं कितने सिंपल हैं और कितने सादे तरीके से उसको एक तरह से उसका ऑर्डर ड्रॉ किया गया है। तो क्वेश्चनियर जितना सिंपल लुकिंग, आसान और सिस्टमेटिक होगा, उतना ही उसके अंदर से हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलने की तवक्को होगी। अच्छा, जब हमने क्वेश्चनियर भी सिलेक्ट कर लिया या बना लिया, हमने यहाँ ट्रांसलेट कर लिया, तो अब हम आएंगे अपनी जो पहली है वो पायलट स्टडी या पायलट फ्लाइट है, टेस्ट ट्रायल हम करेंगे। जैसे कि वो पहले हम टेस्ट ट्रायल लेते हैं ना, कोई भी नई चीज़ बनाते हैं तो उसका हम टेस्ट ट्रायल लेते हैं, तो ये पायलट स्टडी कहलाती है। हमने अभी एकदम से नहीं फेंक देना अपने रिस्पोंडेंट्स को कि हम ये क्वेश्चनियर लेकर आएँ और बस हम अब एडमिनिस्टर कर लें, बल्कि हम पहले 3 से 5 लोगों के ऊपर वो एडमिनिस्टर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनमें से कोई वर्डिंग तो आपको अजीब नहीं लग रही, कोई लफ्ज़ तो ऐसा नहीं है कि जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो कोई डबल बैरल्ड यानी समझ नहीं आ रही कि हाँ की बात पूछी जा रही है या ना की बात पूछी जा रही है, या लीडिंग क्वेश्चन तो नहीं है जो ऑलरेडी हम मुंह में डाल रहे हैं बात, ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो वो हम उसके अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो रिमूव करते हैं पायलट स्टडी में, और उसके बाद हम उसको लेकर जाते हैं अपनी बिगर सैंपल की तरफ जो हमने पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है। क्वेश्चनियर को हम 2 तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इट कैन बी अ सेल्फ रिपोर्ट स्केल। सेल्फ रिपोर्ट स्केल तब होगा जब हमारी जो सैंपल है या ऑडियंस है या पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है और वो अंडरस्टैंड कर सकती है उस लैंग्वेज को, और उनकी प्राइमरी लैंग्वेज वही लैंग्वेज है जिसमें हम क्वेश्चनियर बना चुके हैं। मसलन जो हमने एग्जाम्पल शेयर की हुई है उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन है, तो हम जाकर उनको क्वेश्चनियर दे सकते हैं, वो फिल करके हमें वापस दे सकते हैं, तो ये सेल्फ रिपोर्ट स्केल कहलाएगा। या फिर हम इंटरव्यू फॉर्मेट में करते हैं कि क्वेश्चनियर के रिसर्चर के हाथ में ही है, वो सवाल पूछता जा रहा है और जो आंसर है उनको वो वर्बेटम में रिकॉर्ड करता चला जा रहा है, तो ये इंटरव्यू फॉर्मेट कहलाता है। इंटरव्यू फॉर्मेट में पूछे जाने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही तो भी वो क्लियर होकर पूछी जा सकती है और ओमिशन नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चनियर छोड़ दे और बहुत ज़्यादा खाली पड़े रहें, तो भी हमारी वैलिडिटी जो है रिसर्च की वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसमें थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और इसी तरह से सम टाइम जो पर्सन जब हम इंटरव्यू में पूछ रहे होते हैं तो पर्सन शाय हो जाता है और वो नहीं रिवील करता अपनी रियल इन्फॉर्मेशन, जो अदरवाइज़ उसको पता है कि मेरी आइडेंटिटी हाइड रहेगी, तो वो सेल्फ रिपोर्ट में बता देता है। इस तरह हर एक की कोई ना कोई अपनी लिमिटेशंस और अपनी स्ट्रेंथ्स हुआ करती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डाटा कलेक्शन। नाउ इज़ द टाइम एट 4th स्टेज। इतना सब कुछ करने के बाद हम डाटा कलेक्शन के लिए बाहर निकलेंगे और हम अपनी जो फील्ड है वहाँ पर जाकर एडमिनिस्टर करेंगे। मसलन हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर डाटा कलेक्शन करनी है, हमने उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है लास्ट एग्ज़ाम्स की वो भी नोट डाउन करनी है, और उनसे रोजनबेल्ट क्वेश्चनर भी हमने सेल्फ एस्टीम का जाकर हमने एडमिनिस्टर करना है। हमने सैम्पल चूज़ कर लिया है थ्रू रैंडम सैम्पलिंग, वो आइडेंटिफाई करेंगे, अप्रोच करेंगे और जाकर डाटा कलेक्ट कर लेंगे। उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पर्सनल इंटरव्यूज़। जब आप जाएंगे उनको जिस तरह मैंने बताया इंटरव्यू फॉर्मेट में करेंगे या सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री की फॉर्म में खुद से जाकर करेंगे। टेलीफोन आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। जैसे अब जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन बैठकर भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, आप उनके नंबर लेकर आ सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं और उनसे डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। हर एक की आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको स्किप करती हूँ। और ये ऑलमोस्ट लिखना भी नहीं है, इसकी फ़िलहाल लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, और अगर हो तो हम इसको जो अलग से सिर्फ क्वेश्चनियर फॉर्मेशन है इसके ऊपर हम अलग से एक क्लिप बनाऊंगी तो उसमें मैं ऐड कर लूँगी और उसका मैं इधर साथ लिंक शेयर कर दूँगी। इंटरव्यू शेड्यूल, ये भी एक वर्ड होता है। इंटरव्यू शेड्यूल भी एक तरह से इंटरव्यू फॉर्मेट में क्वेश्चनर फिलिंग को ही कहा जाता है। फिलहाल इतना समझना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ, जब हमने डाटा कलेक्शन कर ली, चाहे हमने टेलीफोन पे की, चाहे हमने ईमेल के थ्रू की, हमने सोशल मीडिया पे की, पर्सनली जाकर की, या सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज की फॉर्म में की, हमारे पास अपने सवाल नामे फिल होकर वापस आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डाटा एनालिसिस का काम अब आपने के बैठ के करने का काम है। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग का मतलब कि जो एक आखिर में न्यूमेरिकल स्कोर आता है ना, जैसे आपने BDI देखा होगा, सब ने देखा होता है, उसके अंदर जब हम 21 आइटम्स मैयर होते हैं और आखिर में एक एग्रीगेट स्कोर आता है ना, वो हमने नोटिस कर लेना है कि इसके कितने कितने मार्क्स आए हैं।
यूजुअली हमारे पास सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, मसलन SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, उसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म है, तरीका है कोडिंग करने का क्वेश्चनर्स को। हम उसकी कोडिंग करेंगे, टेब्यूलेशन करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेजेस फाइंड आउट करेंगे। ये इनिशियल स्टेप होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हमारे पहला स्टेप होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लगाकर हम फ्रीक्वेंसीज और उसकी जो एक है ना नॉर्मल कर्व, वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। एक अच्छे सर्वे की नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होनी चाहिए। अगर हमें बेल शेप मिल रही है ना, इसका मतलब है कि हमने अच्छी डाटा कलेक्शन की है, हमने अच्छा क्वेश्चनर यूज़ किया है, हमने बहुत अच्छा जो लिटरेचर भी है हमारा अच्छा है, और हमारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम पुट कर रहे हैं ये रिलायबल होंगे। दीज कैन बी, आवर फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइजेबल टू दी पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी हैव टेकन दी पॉपुलेशन। हमारी रिसर्च ठीक जा रही है। और अगर वो स्क्यूड आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है और कोई ना कोई गलती रह गई है। अब आपकी जो स्टैट्स लगा रहे हैं वो अब आप बस ऐसे ही बस अपना थीसिस मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन वो आपने अच्छी रिसर्च नहीं की है। तो ये इस तरह से हमारे पास ना एक इंफॉर्मेशन लेते ही पता चल जाता है कि हमने रिसर्च ठीक की हुई है या नहीं की हुई है। हर एक चीज़ का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, और ये सारी चीज़ें हमारे सर्वे को और हमारी रिसर्च को हाईली ऑथेंटिक, ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक बनाती हैं। अच्छा, ये जो मैंने किया हुआ है लास्ट पैराग्राफ, याद करने के लिए ये सफिशिएंट है, मैं रीड भी कर देती हूँ इसको। द एनालिसिस ऑफ डाटा आर स्टडीड, कोलेटेड, एसिमिलेटेड एंड इंटरप्रेटेड। ये सब वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। स्टडीड जो हमने लिया उसको हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे मैंने बताया पहले कि हम उसको कोड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि ओमिशंस कितनी रह गई हैं, कौन कौन से सवाल अंदर से नहीं फिल हुए। कोलेटेड, हमने उसको आपस में ना एक ओवरऑल एक सम अप किया है, सारा कंक्लूसिव रिमार्क्स निकाले हैं। सिमुलेट किया और इंटरप्रेट करना है हमने, परसेंटेजेस वगैरह ड्रॉ कर लिए हैं। रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, आगे नेम भी लिखा हुआ है यहाँ पर SPSS का। जब वो निकल आया ना, अच्छा जो डाटा एनालिसिस है ना, ये स्टैट्स का काम है। इसमें हमारे पास ना परसेंटेजेस, डिजिटल स्कोर्स, न्यूमेरिकल स्कोर्स आएंगे। लेकिन जो रिजल्ट का लफ्ज़ आता है ना, जो 6th पे ये देखा, ये पॉइंट अलग से है। ये हम डिस्क्राइब करेंगे उस रिजल्ट को, जैसे अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, रिजल्ट्स के सेक्शन में हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मसलन हमें ये पता चला अपनी रिसर्च में कि वो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आए थे ना, उनकी सेल्फ एस्टीम भी हाई थी। इसका मतलब है कि हमारा टेंटेटिव आंसर जो हाइपोथेसिस है वो सही है। तो अब हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस, हायर द सेल्फ एस्टीम, हायर विल बी द एकेडमिक परफॉर्मेंस। और यही चीज़ प्रूव हुई है। तो हमने इस चीज़ को एक लाइन में एक्सप्लेन कर लिया कंक्लूसिवली, तो हमने रिजल्ट एक्सप्लेन कर लिया। सर्वेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ओपिनियंस लेने के लिए, लोगों की ग्लोबली लोगों के एटीट्यूड्स मेजर करने के लिए, इसके अलावा इंसिडेंट्स, परसेंटेजेस फाइंड आउट करने के लिए। और इनकी ऑलमोस्ट जितनी डिफरेंट फील्ड्स हैं दुनिया की, चाहे वो पॉलिटिकल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, साइकोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, सर्वेज कहीं भी कंडक्ट किए जाते हैं। सर्वे हर उस रिसर्च को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज स्केल होगी। अब ये लार्ज स्केल का क्या मतलब है? इट शुड बी एट लीस्ट मोर देन 100, कम अज़ कम भी 100 से ऊपर हमने सैंपल लेना है। 100 से कम वाली जो रिसर्चेज हैं वो एग्जैक्टली सर्वेज नहीं कहलाएंगी। और ज़्यादा एक सर्वे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सर्वे होगा अगर वो 1000 तक भी अगर वो मेजरमेंट्स लेता है एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर करता है, तो वो सोफिस्टिकेटेड कहलाएगा। लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। हर एक के साथ इस तरह की चीज़ लिख सकते हैं आप। कॉस्टली है, ट्रेनिंग्स चाहिए रिसर्चर के साथ। डाटा कलेक्शन बहुत मुश्किल काम है एक तरह से, जो जाकर डाटा लेना, सैंपल चूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इफ सबसे बड़ी लिमिटेशन जो सर्वेज में हमारे आती है ना, वो यही होती है कि हम जाकर ना बड़ा, हम जो सैंपल लेना, सैम्पलिंग फ्रेम, हम उसको अप्रोच ही नहीं करते और हम लोगों से डायरेक्टली जाकर एक्चुअली क्वेश्चनर फिल नहीं कराते हैं और घर बैठ कर रिसर्चेस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, इफ़ द सैंपल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव, द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व्स ओनली द मार्क्स ऑन द क्वेश्चनर रादर देन द बिहेवियर इटसेल्फ। अब जो कुछ भी कोई बता रहा है, हम रिलाय तो उसी चीज़ पे कर रहे हैं, चाहे सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री में या इंटरव्यू में, जो वो बता रहा है वही हमें पता है। जो उसका अनकॉन्शियस है, जब वो कंसील कर रहा है, डिस्गाइज कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। तो स्टिल इट गिव्स अस ओपिनियंस, बट दीज आर वेरी सुपरफिशियल और हमें इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मिलता किसी चीज़ के बारे में। स्टिल अनदर प्रॉब्लम इज दैट रिस्पोंडेंट्स आर नॉट विलिंग टू एडमिट इग्नोरेंस। किसी को कोई पता भी है ना बात, तो भी वो ये नहीं कहेगा मुझे नहीं पता। जिस तरह इन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर की हुई है, एक सर्वे ये कंडक्ट हुआ था कि फिक्टेटियस इवेंट्स, ऐसा इवेंट जो हुआ ही नहीं,
वो लेकर ना कोई क्वेश्चनर लेकर चला गया, ठीक है, और बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में गया, बड़ी अच्छी जगह, मैं उसको रीड कर देती हूँ जो लिखा हुआ है। इन वन इंस्टेंस फिक्टिशियस इवेंट्स वर इंक्लूडेड इन अ क्वेश्चनर ऑन पब्लिक अफेयर्स एंड मैनी पीपल गेव ओपिनियन अबाउट दोज इवेंट्स। एक्चुअली पीपल वुड अवॉइड सेइंग आई डोंट नो, वो ये नहीं कहेंगे नहीं पता, कहेंगे आपको पता है पिछले दिनों फलानी पर्स में ना धमाके हुए थे, आपका क्या ख्याल है वहाँ पर ये धमाके क्यों हुए थे। अब लोग ये नहीं बताएंगे कि नहीं होंगे, वो कहेंगे बस जी ये बस ना दीन से दूरी की वजह से हो गया है, वो कुछ भी आंसर करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही नाइफ और सुपरफिशियल है, और ये एग्जैक्ट एटीट्यूड और एग्जैक्ट एक पर्सन की इन डेप्थ एनालिसिस नहीं दे सकते हैं। पीपल गिव इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन because of money lapses and because they don't want to let the researchers know what they really believe। लोग नहीं देना चाहते, वो पेनिट्रेट नहीं करने देना चाहते। ऑलमोस्ट ये जितने 2-3 पैराग्राफ हैं में एक ही बात की थोड़ी सी रेपिटेशन, अगर आप रीड आउट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है ऐसे। अच्छा, मैं जैसे बता रही हूँ ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम ना सैंपल सही नहीं लेते हैं। ऑलमोस्ट मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अच्छी और वेल कोटेड और वेल सिटेड जो रिसर्चर्स हैं ना, उनके काम के अंदर भी बहुत बड़ी हर्डल्स होती हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। तो स्टैटिशियन के पास अब जब जाते हैं ना, तो आपकी चाहे नॉर्मल कर्व नहीं भी बन रही, वो 2-3 ट्रिक्स लगाते हैं और आपको नॉर्मल कर्व ड्रॉ करके दे देते हैं, आपकी नॉर्मल आ जाती है, वो बेल शेप आ जाती है, आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं उसके बाद, तो वो बिल्कुल रिलायबल नहीं रहती है। तो ये बिल्कुल रिलायबिलिटी ऑफ सर्वे हमारे लिए एक बिग क्वेश्चन मार्क है। जब हमारे पास अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आएंगी डाटा कलेक्शन की भी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की भी, तब हम कह सकेंगे कि हमारी ये जो मेहनत है इसका कोई ना कोई जो हमें मनी खेज नतीजा जो है वो हमें निकलता नज़र आ रहा है। स्टिल सर्वे इज़ द ओनली मेथड थ्रू विच वी स्टडी लार्ज स्केल पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली। उसके अलावा हमारे पास और कोई मेथड है भी नहीं, तो हमने इसी मेथड को ही इम्प्रूव करना है। यहाँ पर ये होता है ख़त्म। जो इसके स्टेप्स हैं ये लिखने क्रूशियल हैं, चाहे अगर आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, 15 या 20 मार्क्स का है, इसी को ही आपने लॉन्ग या शॉर्ट करना है। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल टू द पॉइंट एज इट इज़ याद करनी है, रट्टा मार के याद करनी है, जो कि यहाँ पर इनिशियली बिल्कुल शुरू में गिवन थी। मिलते हैं अगले क्लिप में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी क्लिप्स आइंदा भी बनाती रहूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। मेरे चैनल का नाम है वेलनेस बाय फ़राह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट मज़ीद बनाती रहूँ।